रसायन विज्ञान। आज हम लुसेंट के भाग 6 रसायन विज्ञान का अध्ययन करेंगे। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता था। लेवाइसियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। भाग फर्स्ट, पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। पदार्थ दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण जल, हवा, बालू आदि। प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों के संयोग से बनी है। ये 5 तत्व है क्षितिज, जल, पावक, गगन एवं समीर। भारत के महान ऋषि कर्णाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे परमाणु कहा गया है। पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों के 2 भाग होते हैं। पहला होता है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत ठोस, द्रव, गैस आते हैं और रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण आते हैं। इसमें फिर शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। अब तत्व के भी 2 भाग होते हैं, एक धात्विक होता है और एक अधात्विक होता है। उसी प्रकार यौगिक के भी 2 भाग होते हैं, एक कार्बनिक यौगिक होता है और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। और अब रासायनिक विज्ञान के वर्गीकरण के दूसरे भाग में मिश्रण। मिश्रण का पहला भाग समांग होता है, समांगी मिश्रण, और सेकेंड होता है विषमांगी मिश्रण। ठोस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। जैसे लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा आदि। द्रव पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाता है। जैसे अल्कोहल, पानी, तारपीन का तेल, मिट्टी तेल आदि। गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, गैस कहलाता है। जैसे हवा, ऑक्सीजन आदि। नोट गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है, इसका विसरण बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। अगले ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, परंतु इसके अपवाद भी है। जैसे लकड़ी, पत्थर, ये केवल ठोस अवस्था में ही रहते हैं। जल तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में निम्न रूप से साम्य होता है: ठोस, द्रव, गैस। उदाहरण जल। कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाते हैं, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आयोडीन, कपूर आदि। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा एवं 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाती है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से न तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और न ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है। जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन आदि। अब बात करते हैं यौगिक। वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। जैसे जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होते हैं और हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन इन दोनों का यौगिक जल आग को बुझा देता है। मिश्रण वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलने से प्राप्त होता है, मिश्रण कहलाता है। इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हवा। समांग मिश्रण निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण धर्म एक समान होते हैं, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन, हवा आदि। विषमांग मिश्रण अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण एवं उनके संगठन भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे बारूद, कुहासा आदि। अब बात करते हैं मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रमुख विधियाँ। पहला होता है रवाकरण।
इस विधि के द्वारा अकार्बनिक मिश्रण को ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। जैसे शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 के ताप पर गर्म कर इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। आसवन विधि। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं, अर्थात यह द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण एवं दूसरा भाग संघनन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन। इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो, दूसरा नहीं। इस विधि से कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन आदि को अलग करते हैं। आंशिक आसवन। इस विधि से वैसे मिश्रण द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार आदि इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। अगला है वर्णलेखन। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ के विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार से पृथक कर लिए जाते हैं। अगला भाप आसवन। इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे एसीटोन, मेथिल अल्कोहल आदि। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। द्रवणांक। गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो उनमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर होता है। यह नियत ताप वस्तु का द्रवणांक कहलाता है। जब तक पदार्थ गलता ठोस के आखिरी कण तक रहता है तब तक ताप स्थिर रहता है, यदि विशेष दाब नियत रहे। हिमांक। किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है हिमांक कहलाता है। सामान्यतः पदार्थ का द्रवणांक एवं हिमांक का मान बराबर होता है, जैसे बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रवणांक दोनों कम हो जाते हैं। अगला द्रवणांक पर दाब का प्रभाव। उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे मोम, तांबा आदि। दूसरा है उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से घट जाता है जिनका आयतन गलने पर घट जाता है, जैसे बर्फ, ढलवा लोहा आदि। अगला गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन। क्रिस्टली पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं, अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं। इसी विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में प्लवन करता है। सांचे में केवल वे पदार्थ ढाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि तभी वे सांचे के आकार को पूर्णतः प्राप्त कर लेते हैं। अगला मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। चांदी या सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती, केवल मुहर लगाकर बनाई जाती है। मिश्र धातुओं का द्रवणांक उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियां डाल देने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है। हिमकारी मिश्रण। किसी ठोस को उसके द्रवणांक पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। यह ऊष्मा साधारणतः बाहर से मिलती है, जैसे जल में बर्फ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ गलेगी, परंतु गलने के लिए द्रवणांक पर वह जल से ऊष्मा लेगी, जिससे जल का तापमान घटने लगेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा। हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरण, घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग एवं बर्फ का 3 भाग मिलाया जाता है। इससे मिश्रण का ताप -22 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। वाष्पीकरण। द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यह 2 प्रकार से होती है। पहला होता है वाष्पन, दूसरा होता है क्वथन। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं।
वाष्पन की क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला, क्वथनांक का कम होना। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगी। दूसरा, द्रव का ताप। द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। तीसरा, द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन तेजी से होगा। चौथा, द्रव के पृष्ठ पर। ए, द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेज होगा। बी, द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना ही कम होगा वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा। सी, द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। क्वथनांक, दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए यह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाए तो वह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। अब इसमें दूसरा भाग है परमाणु संरचना। आपने पहले भाग का अध्ययन किया पदार्थ एवं उसकी प्रकृति, और दूसरा भाग है परमाणु संरचना। परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अणु तत्व या यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। परमाणु भार। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान तथा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। अणुभार। किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। मोल धारणा। एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितनी शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणु की संख्या है। मोल इकाई का मान। मोल का मान 6.022 इंटू 10⁻23 है। कार्बन के 12 ग्राम या एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु है। 6.022 इंटू 10⁻23 को आवोगैद्रो संख्या कहते हैं। मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। सन 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चेडविक आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य है तथा मुख्यतः 3 कणों से मिलकर बना है जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रमुख मूल कणों के अभिलक्षण। मूल कण। इलेक्ट्रॉन प्रतीक है -1 E0, आवेश है -1, द्रव्यमान इसका है ग्राम में 9.1095 इंटू 10⁻²8 ग्राम, द्रव्यमान है 0.0005486 और खोज करता है जे थॉमसन। प्रोटॉन। इसका प्रतीक होता है 1P1 यानी कि P से इसे प्रदर्शित करते हैं। आवेश होता है +1 और द्रव्यमान होता है 1.6726 इंटू 10⁻²4 ग्राम, द्रव्यमान होता है 1.0073335 और खोज करता है गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का प्रतीक होता है N, आवेश होता है 0, द्रव्यमान होता है 1.6749 इंटू 10⁻² ग्राम, द्रव्यमान होता है इसका AMU में 1.008724 और खोज करता है चेडविक 1932 में। परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। द्रव्यमान। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है, अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। क्वांटम संख्या। स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति समझाने एवं इलेक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु 4 क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। ये है पहला, मुख्य क्वांटम संख्या, इसे n से प्रदर्शित करते हैं, यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसे L से प्रदर्शित करते हैं, यह इलेक्ट्रॉन कक्षक की आकृति को प्रकट करती है। L का न्यूनतम मान 0 तथा अधिकतम मान n-1 होता है। तीसरा, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे m से प्रदर्शित करते हैं, यह उप ऊर्जा स्तरों के कक्षकों को प्रदर्शित करती है। m का मान यानी कि स्मॉल m का मान स्मॉल l के मान पर निर्भर करता है। किसी l के लिए m का मान +1 से लेकर -1 तक होते हैं, शून्य सहित। चौथा होता है चक्रण क्वांटम संख्या, यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करता है। किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या m के लिए चक्रण क्वांटम संख्या s का मान +½ और -½ होता है।
पाउली का अपवर्जन नियम। इसके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अतः यदि दो इलेक्ट्रॉनों के n, l और m के मान एक ही हो तो उनका चक्रण विपरीत होगा। हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि रिक्त कक्षक प्राप्त है, अर्थात जब तक संभव है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। इसके अनुसार किसी कण की स्थिति और वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। अफबाउ का नियम। इस नियम द्वारा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए विभिन्न परमाणु कक्षकों की ऊर्जा बढ़ने का क्रम इस प्रकार है: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। समस्थानिक। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। जैसे 1h1, 1h2 तथा 1h3 समस्थानिक है। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व पोलोनियम है। समभारिक। समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को समभारिक कहते हैं। जैसे 18 Ar 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40 समभारिक है। सम न्यूट्रॉनिक। जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे 1h3 और 2He4। इन दोनों परमाणुओं में नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या 2-2 है। सम इलेक्ट्रॉनिक। जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं और आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे Ne, Na+, Mg++ और Al+++ सम इलेक्ट्रॉनिक है। तीसरा, गैसों का आचरण। बोयल का नियम। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम। स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। परम ताप अर्थात T = 273 डिग्री + T डिग्री सेल्सियस। आवोगाद्रो का नियम। समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है तथा इस 22.4 लीटर में 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। अवस्था समीकरण। PV = nRT, जहाँ R एक मोलर गैस स्थिरांक है। PV = RT में n = 1 मोल गैस के लिए। गैसों का विसरण। घनत्व में अंतर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने की स्वाभाविक प्रक्रिया विसरण कहलाती है। ग्राहम का गैसीय विसरण नियम। नियत ताप एवं दाब पर गैसों के विसरण की अपेक्षित गतियाँ उसके घनत्व अथवा अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि R1/Ri बराबर कर्ण d2d1। अतः हाइड्रोजन गैस की विसरण की गति ऑक्सीजन गैस के विसरण की गति से 4 गुनी अधिक है। अगला होता है चौथा, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। मेंडलीव का आवर्त नियम। 19वीं शताब्दी के मध्य में रशियन वैज्ञानिक D.I. मेंडलीव ने तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों के शामिल करने के अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए स्थान रिक्त रखे थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया है। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है, जैसे Cu और Hg, Ag और Ti, Au और Pt तथा Ba और Pb। उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया है, जैसे आयोडीन 126.92 को टेल्यूरियम और 127.61 के बाद रखा गया है। समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं। 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समूहित करना। आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले
1913 के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। गुण: परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। फिर गुण है विद्युत धनात्मकता, ये ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है और बाएं से दाएं जाने पर घटती है। आयनन गुण: ऊपर से नीचे आने पर घटता है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता: ऊपर से नीचे आने पर घटती है और दाएं से बाएं जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन प्रीति: ऊपर से नीचे आने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है एवं वर्ग की संख्या 9। वर्ग फर्स्ट से लेकर 7 तक 2 उपवर्गों ए एवं बी में बंटे हैं। इस प्रकार उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या 18 है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है और अंकित सदस्य कोई अंकित गैस। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है जो अपवाद है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को लैंथेनाइड श्रेणी एवं परमाणु संख्या 90 से लेकर 103 तक को एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। नोट: दुर्लभ मृदा आवर्त सारणी में ज्ञात 118 रासायनिक तत्वों में से 17 तत्वों का एक प्रमुख समूह है। प्रमुख रूप से लैंथेनाइड समूह के रासायनिक तत्वों के 15 तत्व और स्कैंडियम और इट्रियम को सम्मिलित रूप से में दुर्लभ मृदा धातु के नाम से जानते हैं। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों, डिस्क ड्राइव्स, MP3 प्लेयर, मिनीएचर चार्जेबल बैटरीज, डिस्प्ले, टीवी मॉनिटर, नाइट विजन चश्मा, मोबाइल फोन आदि के निर्माण में विविध रूपों में प्रयुक्त होता है। मिसाइल निर्देश प्रणाली, जेट फाइटर इंजनों, अंडर वाटर माइन डिटेक्टर्स आदि के निर्माण में भी इसका व्यापक महत्व है। वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा निक्षेपों भंडारों के मामले में चीन प्रथम स्थान पर है। उसके बाद क्रमशः ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका एवं मलेशिया का स्थान है। आयनन विभव: ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता: जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। वर्ग 18A के तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। विद्युत ऋणात्मकता: किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है EA आयनन विभव प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता बटे में 5.6। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। नोट: निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, वही वर्ग 4A के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। रासायनिक बंधन: इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के फलस्वरूप बने बंधन को परमाणु बंधन कहते हैं। परमाणु बंधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला विद्युत संयोजी बंधन, दूसरा सहसंयोजी बंधन, तीसरा उपसहसंयोजी बंधन। विद्युत संयोजी बंधन: जब बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होता है तो उसे विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। जैसे Na++ क्लोरीन पर 8 चार्ज होते हैं। एरो Na+ क्लोरीन पर 8 चार्ज और एक नेगेटिव या NaCl। आयनिक यौगिक के गुण: आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में प्राय घुलनशील होते हैं। दूसरा, द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। तीसरा, जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। और चौथा, आयनन की मात्रा प्राय उच्च होती है। नोट: जालक ऊर्जा: किसी रवा के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। दूसरा, सहसंयोजी बंधन: जब 2 सदृश या सदृश परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं तब उनके बीच स्थित बंध को सहसंयोजन बंध कहते हैं। जैसे Cl2 बनता है। सहसंयोजी यौगिक के गुण: सहसंयोजी बंधन दृढ़ और दिशात्मक होता है, अतः वे विभिन्न स्थानिक अवस्था में रहते हैं व त्रिविम समवायता प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, सहसंयोजी यौगिक आणविक रूप में रहते हैं न कि आयनिक रूप में। इस कारण ये घोल की अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। तीसरा, ताप दाब की सामान्य अवस्था में वे प्राय गैस, वाष्पशील द्रव एवं मुलायम ठोस पदार्थ होते हैं। चौथा, इनका द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। पांचवा, ध्रुवीय घोलकों में प्राय अघुलनशील किंतु अध्रुवीय घोलकों में प्राय घुलनशील होता है। विद्युत ऋणात्मकता एवं बंध की प्रकृति: पहला, जब 2 परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच काफी अंतर हो
तब उनके बीच बंधन आयनिक होगा। दूसरा, जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर हो तब बंधन ध्रुवीय सहसंयोजक होगा। तीसरा, जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर शून्य के बराबर होगा तब सहसंयोजी बंधन बनेगा। तीसरा पॉइंट, उप सहसंयोजी बंधन, ऐसा बंध जो दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी की साझेदारी से बनता है, किंतु साझेदारी का इलेक्ट्रॉन जोड़ी सिर्फ एक ही परमाणु द्वारा प्रदत्त होती है। उप सहसंयोजी बंधन में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी प्रदान करता है उसे प्रदाता कहते हैं, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी को स्वीकार करता है उसे स्वीकारक कहते हैं। जैसे H2SO4 के निर्माण में एक H बॉन्ड O, ऊपर एक बॉन्ड करके O, नीचे एक बॉन्ड करके O और साइड बॉन्ड करके S बॉन्ड O बॉन्ड H। इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो सहसंयोजक बंध के निर्माण में भाग नहीं लेते उसे ही इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहते हैं। जैसे जल के निर्माण में ऑक्सीजन के पास और अमोनिया के निर्माण में हाइड्रोजन के पास क्रमशः दो जोड़ा एवं एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है जिनका साझा किसी भी परमाणु के साथ नहीं होता है। H2O यानी कि H-O-H निर्जल जोड़ी, NHHH हाइड्रोजन बंध, HFO या N के संयोग से बने यौगिक के अणु ध्रुवीय होते हैं, जैसे HF, H2O, NH3 आदि। HF अणु में H विद्युत धनात्मक एवं F विद्युत ऋणात्मक तत्व है, अतः हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच सहसंयोजक बंधन में संलग्न इलेक्ट्रॉन युग्म जोड़ा F की ओर खींच जाता है। फलतः F परमाणु पर जोड़ा ऋण आवेश एवं H परमाणु पर थोड़ा धन आवेश आ जाता है, अतः एक HF अणु का विद्युत धनात्मक सिरा दूसरे HF अणु के विद्युत ऋणात्मक सिरे की ओर खींच लेता है। डैश H बॉन्ड F, फिर डैश से जोड़ना है और H डैश F। बंधन ऊर्जा का क्रम, एकल बंध, इससे बड़ा द्विबंध और इससे बड़ा त्रिबंध। उसका बंध दूरी का क्रम, एकल बंध बड़ा होता है, फिर द्विबंध होता है, फिर त्रिबंध होता है। बंधों की क्रियाशीलता, एकल बंध छोटा होता है, फिर उससे बड़ा द्विबंध और उससे बड़ा त्रिबंध होता है। यह आकर्षण दो HF अणुओं के बीच एक नए प्रकार के बंधन का सृजन करता है जिसे हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। हाइड्रोजन बंधन जल एवं HCN हाइड्रोजन साइनाइड में है। H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं है। हाइड्रोजन बंधन एक कमजोर स्थिर विद्युत आकर्षण बल है जो सहसंयोजक बंधन से कमजोर होता है। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक में ही पाया जाता है। सिग्मा बंध, जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रेखीय अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंध को सिग्मा बंध कहते हैं। संकरण, प्रमुख प्रकार, sp संकरण, यह रेखीय आकृति का होता है। sp2 संकरण, यह त्रिकोणीय आकृति का होता है। sp3 संकरण, यह त्रिकोणीय पिरामिडी आकृति का होता है। sp3d संकरण, यह त्रिकोणीय द्विपिरामिडी आकृति का होता है। sp3d2 संकरण, यह अष्टफलकी आकृति का होता है। sp3d3 संकरण, यह पंचभुजी द्विपिरामिडी आकृति का होता है। पाई बंध, जब दो परमाणविक ऑर्बिटलों के पार्श्व अतिव्यापन होता है तो इसमें निर्मित बंध को पाई बंध कहते हैं। ऑक्सीकरण एवं अवकरण। ऑक्सीकरण, विद्युत ऋणात्मकता परमाणु या मूलक के अनुपात बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे सोडियम एरो Na+ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण, Fe2+ Fe3+ E ऑक्सीकरण। अवकरण, विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलकों के अनुपात का बढ़ जाना या धन आवेश का घट जाना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। Cu+++2 इलेक्ट्रॉन एरो Cu अवकरण और Cl2+2E 2Cl अवकरण। रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण की क्रिया साथ साथ होती है, अर्थात जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो दूसरा उसे ग्रहण करता है, इसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अवकारक, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे अवकारक कहते हैं। कुछ प्रमुख अवकारक है H2CO, H2S, SO2, C, SnCl2 आदि। ऑक्सीकारक, जिस पदार्थ का अवकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है। कुछ प्रमुख ऑक्सीकारक है O2, O3, H2O2, HNO3, KMnO4, K2Cr2O7 आदि। ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रस अम्ल HNO2 आदि।
ऑक्सीकरण संख्या। किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है जो किसी अणु या आयन में उस परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है। यदि उस अणु या आयन से शेष सभी परमाणुओं को संभावित आयनों के रूप में अलग कर दिया जाए, जैसे Mn की ऑक्सीकरण संख्या KMnO4 में KMnO4 एरो +1 + x प्लस ब्रैकेट -8 = 0, नीचे x - 7 = 0 या x = 7। अतः KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या 7 है। ऑक्सीकारक वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है। अवकारक वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है, ऑक्सीकरण कहते हैं। अवकरण वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है, अवकरण कहते हैं। ऐसे ही और अन्य ऑडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।